पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अध्यास भाष्य का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्यास लक्षण पर विचार चल रहा है। आह कोयम अध्यासो नामेति उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः तं केचिदन्यत्र अन्यधर्माध्यास इति वदन्ति। केचित्तु यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रह निबन्धनो भ्रम इति। अन्ये तु यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षते इति। सर्वथापि तु अन्यस्य अन्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति। तथा च लोके अनुभवः शुक्तिका हि रजतवद् अवभासते। एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति। यहाँ पर अध्यास लक्षण के ऊपर विचार कर रहे हैं और नाना जो मत हैं उन मतों का भी यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने संग्रह कर दिया। अध्यास का सिद्धांत सम्मत लक्षण है परत्र अवभासः। जो पदार्थ जहाँ पर नहीं है उस पदार्थ को वहाँ पर देखना। स्वात्यंता भावाधिकरणे प्रतीयमानत्वम्। इसी विषय को दूसरे लोग दूसरे ढंग से विचार करते हैं। अच्छा, इसमें जो तीन कहा केचित्तु करके दो और एक अन्येतु, तो उसमें बीच वाला जो है ना, यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रमयति, जिसका अख्याति बोल रहे हैं। हाँ, तो ये वाक्य तो सभी व्याख्याताओं ने अख्यातिवादियों के लिए ही माना है। माने ये जो अख्यातिवादी का मत उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि विवेक आग्रह निबंधनो भ्रम इति, भ्रम ऐसा व्यवहार है, तो इसे ये पूरा अख्यातिवाद का तो आ गया। मीमांसक जो प्रभाकर मीमांसक, हाँ, मीमांसा में दो बड़े संप्रदाय है, प्रभाकर और भाट्ट। प्रभाकरी गुरु मत है, कुमारिल भट्ट का और प्रभाकर जी का। और उससे अतिरिक्त जो दो लक्षण हैं, जिसमें अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति एक है, अन्य में अन्य धर्म का अध्यास, और दूसरे ने कहा जिसमें जो अध्यास है उसी के विपरीत धर्म की कल्पना है। जिसको शून्यवाद लोग माने। हाँ, हमने ऐसा शून्यवाद करके व्याख्यान किया। तो हमने जो व्याख्यान किया वो हमारा अपना नहीं है, माने कई व्याख्याता जो है इस ढंग से मानते हैं। भामतिकार ने अंतिम वाला अन्यथा ख्याति माने न्यायिकों का मत माना है ना। तो यहां पर एक चीज ध्यान दे कि ख्यातिवाद को माने भ्रम के विषय में
इतना मतभेद हो रहा है और प्रत्येक दार्शनिक उस पर अपना कुछ ना कुछ विशेष राय रख रहे, माने ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रज्जु में सर्प दिख जाना कोई मामूली बात नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए तो कुछ भी नहीं है, हजारों बार घटता रहता है, लेकिन जो विचारक है ये हुआ कैसे उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी ना। तो इनके विभिन्न मतवादों को सुन करके आपको क्या लगा, जयशर को क्या लगा, वो क्या है सांप, कैसे दिखा, क्या दिखा, कैसे दिखा तो उसका तो कारण तो बताएंगे, लेकिन दिखा क्या, जो दिखा वो क्या है, कुछ निर्णय हो पाया? नहीं अभी तो वेदांत में बताते हैं। हाँ, जो अनिर्वचनीय वस्तु है उस हिसाब से मानते हैं। क्या है अनिर्वचनीय वस्तु? अच्छा, वेदांत का मत ही बता दो। वेदांत का मत है जे वेदांत ये सत्य और मिथ्या का अलग हम लोग माने उसका एक परिभाषा दिए है। मिथ्या मतलब नहीं है, यहाँ पे इस अर्थ में मिथ्या शब्द प्रयोग नहीं किया। मिथ्या मतलब तीन काल में नहीं होने से भी वो दिख रहा है, माने अनिर्वचनीय रूप से दिख रहा है, तो इस हिसाब से उन्होंने व्याख्यान किया अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय रूप से दिख रहा है क्या मतलब हुआ? आपको दिख रहा है पर वस्तुतः वहां पे तीन काल में नहीं है, फिर भी उसमें ऐसा सामर्थ्य है जो वहां पे दिख जाता है। सामर्थ्य है, अनिर्वचनीय कुछ है, ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयता क्या है, किसकी, कौन अनिर्वचनीय है? ये सर्प जो भाष रहा है, सर्प अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्दार्थ क्या है? निर्वचन के योग्य नहीं है, और सद असद भ्याम लगाना पड़ेगा। उसको न सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हैं, जो एक बात पर ध्यान दे तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। अध्यास के विषय में जब भी विचार करोगे तो याद रखना कि वहां पर दो मुख्य पदार्थ होता है। एक अधिष्ठान होता है जिस पर दूसरे पदार्थ का आरोप होता है। दो पदार्थ को ध्यान रखने का, एक आरोप्य पदार्थ जिसका आरोप होता है और एक है अधिष्ठान। जैसे कि रस्सी अधिष्ठान है और उसमें सर्प जो है आरोपित पदार्थ है। अब जो मतांतर आ रहा है वो मतांतर अधिष्ठान के विषय में या आरोप्य के विषय में विचार उनका भिन्न हो रहा है, और मुख्य रूप से आरोप्य के विषय में। अधिष्ठान के विषय में भी लगभग लोग सहमत हो जाते, कुछ एकाध दार्शनिक छोड़ करके। मुख्य जो मतभेद होता है वो किसका आरोप हुआ, वो जो आरोप्य पदार्थ है उसको लेकर के मतभेद होता है, उसके स्वरूप को लेकर के। तो जब भी किसी का मत, जैसे मान लो कि आप आत्मख्याति या न्यायिकों का अन्यथा ख्याति समझना चाहते हैं, तो आपको वो चीज पकड़ना पड़ेगा कि उनका अधिष्ठान के विषय में वो क्या कह रहे हैं और आरोप्य के विषय में, माने किस में किसका आरोप वो बता रहा है। समझ में आई ना? तो उससे जो है आपको चीज पकड़ में आ जाएगी। दूसरी बात जो है, ये ध्यान रखना कि कुछ बिंदुओं पर सब लोग सहमत है। अधिष्ठान का जिसमें आरोप होगा उसमें उसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा उसका अज्ञान रहना चाहिए। जैसे रस्सी है, कुछ दिखना चाहिए
और कुछ नहीं दिखना चाहिए, तभी भ्रम होगा। ये भी लगभग सब विचारक इसको मानते हैं। जैसे इदम अंश जो है, यह कुछ है ऐसा दिखाई पड़ गया आपको, तभी ना सर्प भ्रम होगा। लेकिन वो पूरा दिख जाए कि ये रस्सी है तो सांप मालूम पड़ेगा, वो नहीं ना भ्रम होगा सांप सर्प का। तो पूरा दिख जाने से, अधिष्ठान का पूर्ण ज्ञान हो जाने से भी सर्प भ्रांति नहीं होगी, माने भ्रम नहीं होगा। और अधिष्ठान का संपूर्ण ढक जाए अज्ञान, माने अंधेरा इतना गाढ़ा है कि कुछ है क्या है कुछ पता ही नहीं लगा, तब भी सर्प भ्रम नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कि अधिष्ठान का जो अंश दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं सामान्य अंश, और जो ढकता है उसको बोलते हैं विशेषांश। तो विशेषांश का अज्ञान और सामान्य अंश का ज्ञान, ये अध्यास में आवश्यक है। ये लगभग जो है मैं समझता हूं कि सभी विचारक इस बात को मानते हैं। सामान्य अंश का ज्ञान, ज्ञान, विशेषांश। अच्छा, विशेषांश क्यों है उसमें? इदम अंश को क्यों सामान्य बोल रहे हैं? क्योंकि भ्रम काल में भी वो इदम करके दिखता है, और जब बाध होता है तब भी यह रस्सी करके वो रहता है। इदम दोनों स्थिति में रहता है, इदम पदार्थ का बाध नहीं होता है किसी काल में, इसलिए इदम अंश हो गए सामान्य। और जो भ्रम काल में ना दिखे, ज्ञान काल में दिखे, उसका नाम है विशेषांश। जैसे ये रस्सी, ऐसा रज्जुत का। तो समझ में आया? सामान्य अंश का ज्ञान होगा, विशेष अंश का अज्ञान होगा। विशेष का ज्ञान हो जाने पर ये फलाना है, तब तो भ्रम ही खत्म हो जाएगा। तो देखो, भ्रम के लिए भी थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है ना। अज्ञान और ज्ञान दोनों मिलकर के भ्रम पैदा करते हैं। इसीलिए हमने जो है शक्तिवाद में ज्ञान शक्ति और अज्ञान शक्ति दोनों को हमने माना है। कभी वो अन्य विषय है, कभी आप लोगों का विचार होगा तो देखेंगे। एक चीज और जिसमें लगभग सब दार्शनिक सहमत हो जाते हैं, विशेष अंश का अज्ञान क्यों होता है? जैसे सामान्य अंश दिखाई पड़ा, ऐसे विशेषांश भी दिखाई पड़ जाए, वहां कुछ प्रतिबंधक है, उसको दोष शब्द से कहते हैं। किसी दोष के कारण आपको विशेष अंश का ज्ञान नहीं हुआ। वो दोष मंद अंधकार भी हो सकता है। वो दोष जो है आपके नेत्र में कुछ चीजें आई हो, माने कांच कामल जैसा बोलते हैं, है ना, जो मोतियाबिंद पड़ता है, उसके कारण भी हो सकता है। अथवा आपके कुछ मन की जो है स्थिति कुछ ऐसी थी, राग द्वेष उद्बुद्ध था, प्रबल था, वो भी हो सकता है। अथवा तीनों ही हो सकता है, माने दोष नाना प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन कुछ दोष आ गया जिसके कारण वो प्रतिबंधक बन करके आपको विशेष अंश को ज्ञान नहीं होने दिया। तो दोष की उपस्थिति भी लगभग सभी दार्शनिक, माने भ्रम होना, यथार्थ ज्ञान होने के लिए कोई गुण की आवश्यकता है कि नहीं, इसमें विचारक लोग मतभेद रखते हैं। ज्ञान यथार्थ ही होना चाहिए स्वभावतः, लेकिन गड़बड़ जब होता है तो वहां कुछ गड़बड़ी आई है, तभी गड़बड़ होता है, समझे ना। ज्ञान स्वतः प्रायः यथार्थ ही होता है, ऐसा अधिकतर जो है वो मत है।
लेकिन भ्रम होने के लिए कुछ दोष आना आवश्यक है। जैसे इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही दिखाएगा, यही ना विश्वास है, तभी तो इसको प्रमाण कहा। लेकिन अगर कुछ दोष वहां आ गया तब आंख जो है कुछ गड़बड़ करेगी, नहीं तो आमतौर पर आंख तो सही दिखाएगा। तो दोष के कारण, दोष प्रतिबंधक बनता है, इसके कारण विशेष अंश का अज्ञान होता है, सामान्य अंश का ज्ञान होता है और फिर भ्रम होता है। एक चीज में लगभग और भी एक चीज और है जिसमें लगभग इन सभी दार्शनिकों की सहमति मिल जाती है, वो है कि वहां पर आरोप्य के लिए पूर्व संस्कार की आवश्यकता होती है। जिसको आपने पहले अनुभव किया, ऐसी वस्तु के बारे में आपको भ्रम होगा। अधिष्ठान तो नवीन चीज भी हो सकती है, आपने पहले देखा ही नहीं ऐसे वस्तु, आप देख रहे हैं और उसको कुछ और समझ रहे हैं। लेकिन आरोप्य जो है वो पूर्वानुभूत का ही आरोप होगा। न्याय के भाषा जैसे, न्याय के भाषा जैसे जो अन्यथा कहते जिसको बताइए। हाँ, न्याय हो, वेदांती हो, सब मानते पूर्वानुभव। इसलिए अपने लक्षण में भी तो पूर्व दृष्टा अवभाष कहा ना। और जो है एक चीज और, ये मेरे ख्याल से नोट कर लेते तो आप लोग अच्छा करते। चलो ठीक है, स्मृति, ये भ्रम ज्ञान के साथ स्मृति का कुछ विशेष नैकट्य है, आत्मीयता है, ऐसा लगभग सबको सब स्वीकार करते हैं। एक तो जैसे यहीं स्मृति रूप तो अपने लक्षण में ही दे दिया, स्मृति जैसा ही है, ये है ना। स्मृति भ्रम जो है स्मृति जैसा वेदांती ने कह दिया, भगवान शंकराचार्य जी ने। और अख्यातिवादी तो मानता है दो ही ज्ञान है, एक अनुभव एक स्मृति, उसके कारण हो गया। न्यायिक मानते हैं कि संस्कार उद्बुद्ध होकर के सर्प ज्ञान जो है वो ज्ञान लक्षणा बन गया, माने स्मृति जो है वो ही जो है पुल बनाया उस वस्तु के साथ में। तो मेरे ख्याल से स्मृति का भी कुछ रोल जो है भ्रम में होता है, ऐसा लगभग, माने स्मृति के साथ उसका तो बहुत निकटता है भ्रम ज्ञान की। तो ये सब चीजें ठीक है, होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दार्शनिक जो हैं अधिष्ठान के और खास करके आरोप्य, अधिष्ठान को अगर एक मान भी ले थोड़ी देर के लिए, आरोप्य पदार्थ के स्वरूप के विषय में मतभेद रखते हैं, उसी से उनका मत भिन्न भिन्न हो जाता है। तो आरोप्य विषय के बारे में जब विचार करते तो किस चीज से मतभेद होता है वो भी कल हमने बताया। अच्छा, ये सब जो विचार कर रहे हैं हम भ्रम के विषय में विचार करने में, हमने बताया दो पदार्थ मुख्य, अधिष्ठान और आरोप्य। और अधिष्ठान का दो भाग, सामान्य अंश का ज्ञान, विशेष अंश का अज्ञान, ये मुख्य चीज हो गई। लेकिन जब हम भ्रम को समझेंगे, हमारे समझने के लिए क्या आधार हमारे पास है, किसके आधार पर भ्रम के स्वरूप का विश्लेषण होगा। जो वस्तु में जो दिख रहा है वो परमानेंट है, कब तक रह रहा है नहीं रहा है, ये देखना, मतलब कौन ज्यादा स्थायी है। तो भ्रम के स्वरूप को विश्लेषण करने के लिए हमारे पास दो अनुभव है, दो अनुभव है। इसी दो अनुभव का विश्लेषण करके सबको अपना मत रखना पड़ेगा। पहला अनुभव है भ्रांत अनुभव, ये अयम सर्पः। दूसरा अनुभव है बाधक अनुभव, नायम सर्पः। ये दो अनुभूति है, और तभी तो पता भी लगता है ना वो भ्रम दूसरा आने से।
तो अयम सर्पः ये एक अनुभव है हमारे पास में। अब अयम सर्पः ये अनुभव जो है क्या कहता है, ये एक विश्लेषण होगा। और नायम सर्पः ये अनुभव दूसरा है, ये क्या कहता है। तो जिनका मत ये दोनों अनुभवों से सम्मत होगा, समर्थित होगा, वही मत सत्य होगा। जो अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए दोनों अनुभवों में से खिंचातानी करेगा, तो वो जो है वो युक्ति युक्त नहीं होगा। ठीक है। अब सबसे पहले यहां बताया कि अन्यथा ख्याति ले लो न्यायिकों का। रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ, अयम सर्पः। तो अयम सर्प, ये सर्प देखा कैसे, उसका विश्लेषण न्यायिक क्या कर रहे कि भाई जो सर्प दिखाई पड़ा वो कैसे दिखाई पड़ा, उनको ये सबको बताना पड़ेगा कि कैसे दिखाई पड़ा, वहां तो सांप है नहीं। तो न्यायिक ने क्या उत्तर दिया कि वो सांप जो दिखाई पड़ा वो सत्य सर्प है, वो जंगल में है। तो जंगल का सांप यहां कैसे देखा आपने? तो जंगल का सांप जो है वो जो सामने जो वस्तु पड़ा है, दोष के कारण उसका विशेषांश आवृत हो गया, खाली कुछ सर्प के आकार जैसा कुछ हमको दिखा, माने इदम। और सादृश्य के कारण हमारा सर्प संस्कार उद्बुद्ध हो गया। उद्बुद्ध होकर के सर्प ज्ञान जो है, स्मृति, स्मृति समझ लो थोड़ी देर के लिए, वो जो पहले का देखा हुआ सांप था उसकी याद आ गई, और वो ज्ञान जो है उस सांप के साथ में हमको जोड़ दिया। माने ओ जो है ज्ञान विषयता जो है उस सांप में गया, ज्ञान विषयत्वम। ठीक है ना। तो हमारे इंद्रिय संबद्ध तो इदम पदार्थ है, लेकिन इदम पदार्थ से संबद्ध इंद्रिय, उससे संबद्ध मन, उससे संबद्ध आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान न्यायिकों का सारा ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है, वो ज्ञान जो है सर्प ज्ञान था, और वो सर्प ज्ञान का विषय हुआ सर्प। तो ज्ञान विषयत्व ऐसा जो है संबंध बना करके वो बनस्थ सर्प को हमने यहां देख लिया। तो इसलिए सांप तो सत्य ही है जो आपने देखा, लेकिन सर्प का जो संबंध इस पदार्थ में कल्पना किया वो मिथ्या है। सर्प मिथ्या नहीं है, संबंध मिथ्या है, सर्प सत्य है ना। तो ये मत कैसा लगता है आप लोगों को? संबंध कैसे मिथ्या हो सकता है? हाँ, संबंध भी कैसे मिथ्या हो सकता है? क्योंकि सांप तो वहां है, उसको आपने यहाँ इस देश में समझा ना। इस संबंध तो मिथ्या नहीं हुआ ना? क्यों? तो इस देश में आपने इदम पदार्थ से उसको तादात्म्य समझा ना। तो तादात्म्य तो है ही नहीं इदम पदार्थ में, सर्प तादात्म्य। ये तादात्म्य संबंध हाँ, मिथ्या। वो मिथ्या नहीं कह रहे, ये जो आपने देखा उसको वो तादात्म्य संबंध। अयम सर्पः, इदम पदार्थ और सर्प पदार्थ दोनों सत्य है। इदम पदार्थ है अधिष्ठान, सर्प पदार्थ है आरोप्य, दोनों सत्य है स्वरूप में। लेकिन दोनों को, हाँ, उसका और इसका जो आपने घालमेल किया, एक किया, वो मिथ्या है, ये न्यायिकों का कहना है। वो तो दृष्टांत में तो सही लगता है, परंतु दृष्टांत में घटाने जाएंगे तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। दृष्टांत में मत, पहले दृष्टांत में। दृष्टांत में तो थोड़ा सा जयेश्वर को ठीक लग रहा है ये मत? क्यों, क्या गड़बड़ है? जंगल का सर्प जंगल में है, हाँ, तो उसका संबंध यहाँ पे क्यों क्यों दिख जाएगा?
वो क्यों दिख जाएगा? इसके लिए तो इतना लंबा चौड़ा बता ना, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। नहीं नहीं ठीक नहीं, अरे भाई नहीं नहीं ठीक नहीं है तो उसका क्यों ठीक नहीं लगता है उसको बताओ। बताना पड़ेगा जबरदस्ती कम आए। तो अगर उसका संबंध यहाँ पे भी दिख रहा है हाँ, तो फिर वही संबंध दूसरी जगह क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं पे भी दिख सकता है। रस्सी क्यों कारण बन रहा है वहां पे? वो तो सादृश्य ज्ञान उसके साथ तो आपका आंख का वो संबंध बना हुआ है ना। अनुमान अनुमान काम कर रहे हैं ना, उसमें लंबा चौड़ा है ये सारे। हाँ। तो हमको तो बड़ा अजीब लगता है कि जंगल में वो सांप है कि नहीं है वो कौन जानता है, वो तो मर गया होगा क्या पता। बोले सत्य सर्वैया दिख रहा है। दूसरी बात है कि ज्ञान लक्षणा से जब इतना दूर का सांप दिखा तो जंगल भी थोड़ा दिख जाता, रास्ता भी दिख जाता, माने इतना लंबा चौड़ा जैसे हम आपको वहां तक देख रहे हैं तो बीच का जगह भी तो हम देखते हैं ना। अगर सचमुच हम देख रहे हैं तो हमारे नेत्र जो है। अच्छा दूसरी बात है, दोष के कारण जो है दर्शन जो है प्रतिबंधित होता है। अब दोष के कारण आपका नेत्र इतना तेज हो गया कि वो जंगल वाला सांप देखने लग गए, ये सब प्रश्न आप लोगों को होता नहीं है क्या? इसलिए स्मृति रूप तो मानो, लेकिन वो तो कह रहा है कि उसका प्रत्यक्ष हो रहा है ज्ञान लक्षणा से। माने स्मृति हो कोई आपत्ति नहीं है, वो स्मृति एक संबंध बनकर के उसको प्रत्यक्ष करा रहा है, ये विशेष बात है ना। स्मृति तो सब मानते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष हो रहा है। इसीलिए नब्बे न्यायिकों ने झंझट में पड़ा नहीं। वो उन्होंने यही माना कि सर्पत्व का आरोप हो गया। सर्प को जाने दो भैया, अब इतना झंझट कौन उठाएगा। ये सबसे बढ़िया है, सर्पत्व का आरोप हो गया। जैसे स्वामी जी उन्होंने ठंडी के समय माता जी के बगल पे मानस देख लिया, मानस में धूप में और आगुन देख लिया, और उसमें जंगल में धूप निकल रहे, धुआं निकल रहे, उसमें बोला हाँ बन्नी तो देखा नहीं, फिर भी वो स्मरण करके अनुमान करके लगाते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे कुछ होंगे। अच्छा दूसरी बात जो खंडन भामतीकार ने जिस पर बहुत पकड़ा न्यायिक के गला। अच्छा जब बाद होता है तब क्या होता है? माने ये दोनों अनुभवों को मिलाने से वो भ्रम का स्वरूप स्पष्ट होगा। तो दो अनुभव है हमारे हाथ में ना, एक है यह सांप है और दूसरा है यह सांप नहीं है। हाँ ये दोनों चीज है। तो जब आप कहते हैं कि यह सांप नहीं है, निषेध किसका होता है? तो निषेध होगा जो मिथ्या पदार्थ है उसी का निषेध होगा, ठीक है ना। तो नहीं कहेगा कि यह भी है, सांप भी वहां है, लेकिन उनका जो तादात्म्य है उसका निषेध होगा, बाद होगा। नायम सर्प से अभिप्रेत है कि यह जो है सांप, यह वो सांप नहीं है, ऐसा होगा। बाधक प्रत्यय। तो ऐसा होता है क्या? यह वो सांप नहीं है, ऐसा होता है? नायम सर्प के अनुभव क्या बोलते हैं? यह सांप नहीं है। हाँ, यह पदार्थ में सर्प का निषेध कर रहा है, न कि केवल सर्प तादात्म्य का। आपके अनुभव क्या बोल रहा है? अनुभव पर हमेशा ध्यान देने का। अथवा यह सांप है इस ज्ञान का ही निषेध कर रहे हैं। नहीं, यह वस्तु तो रहेगा, ये रस्सी आ गया ना, पूरा ज्ञान का निषेध तो नहीं, यह का निषेध नहीं हो सकता ना, है कि नहीं। माने जब आप कहते कि अरे यह सांप नहीं है, यह रस्सी है, तो इदम पदार्थ का निषेध तो नहीं हो रहा है। अब रहा कि निषेध होगा सर्प और सर्प तादात्म्य का, उसमें नहीं कह रहे कि सर्प का निषेध नहीं होगा। तो ठीक है, यदि केवल तादात्म्य का निषेध होगा तो जिसको बाद होगा उसको कैसा अनुभव होगा बाद के अनंतर कि ये सांप जो है यह नहीं है, वो सांप है। माने तादात्म्य का खाली निषेध होगा तो सत्य सर्प का कहीं जो है उसका निश्चय होगा ना कि वो सांप जो है ना उसको मैंने ये सांप समझा, ये रस्सी समझा।
इसके साथ ऐसा तो होता नहीं है। सर्प का निषेध जो होता है ना, वो ऐसा निषेध वाक्य से ये नहीं आता है कि वो जो है हमने उस सांप को यहां देख लिया था, तो वो सांप को यहां देखा, ये किस प्रमाण से आपके पास आ रहा है? न तो भ्रमानुभव बताएगा, अयम भ्रमानुभव बता रहे ये सांप है, उससे निकल करके ये नहीं आ रहा है कि वो सांप यहां देख रहा है, और न ही बाधक अनुभव बता रहे ये सांप नहीं है। तो आप जो बीच में ये सब बनाया, ये आपकी कल्पना ही हुई ना। माने ये जो सांप दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, उसको समझने की कोशिश में आपने कुछ कल्पना कर लिया कि वो वाला सांप जो है, सत्य सांप यहां दिख गया। अगर ऐसा होता तो हमारा अनुभव बताता ना कि वो सांप जो है वहां है, यहां नहीं है, ऐसा बताता। ऐसा तो अनुभव किसी को नहीं होता है। वो सीधा निषेध करता है कि यह वस्तु सांप नहीं है। ठीक है ना? और एक चीज सुनिए, हाँ। सामने जो सांप दिख रहा है, हाँ वो सांप दिख रहा है, लेकिन आप ये जो बोला कि संबंध हाँ, बताया, हाँ। वो संबंध भी दिखना चाहिए। नहीं, संबंध जो है, संबंध से वस्तु दिखता है ना बाबा। संबंध तो तुमको विश्लेषण करके निकालना पड़ता है ना। तो संबंध जिसके साथ सन्निकर्ष जो है, सन्निकर्ष तो अनुमेय ही होता है प्रायः, क्योंकि इंद्रिय तो अतीन्द्रिय होता है ना। तो और भी एक बात जो भामतीकार ने कहा कि अब मरीचिका की भ्रांति हुई, मरीचिका की भ्रांति ऐसी हो गई। और भामतीकार ने बड़ा सुंदर शब्द वहां पर प्रयोग किया, ललित शब्द, कि क्या है, उत्ताल तरंग भंग अभ्यर्णम उत्तीर्ण मंदाकिनीयम, ऐसा करके। माने बड़े ऐसा लग रहा है कि बड़ा उत्ताल तरंग आयित हो रहे हैं, और कोई माने हमारी जो गंगा जी है मंदाकिनी यहीं पर इधर से गई है, उसको ऐसा भ्रम हो गया। अभ्यर्णम माने ऐसा जल दिख रहा है उसको। तो जब बाद होता है न्यायिक के हिसाब से वो असली गंगा जी दिख गई, अन्यथा ख्याति में आरोप वस्तु सत्य है। जल जो दिखा वो असली जल दिखा। ये बड़ा विचित्र बात लगता है, माने विश्लेषण करने से बड़ा विचित्र लगता है। असली जल देखा, लेकिन असली जल है गंगा जी में, और वो हमारा वो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष बन करके उसको और इसको मिला दिया ब्रह्म में। तो जब बाधित होगा तब व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि अरे ये जल जो हमने देखा है वो तो गंगा जी का जल देखा था, यहाँ जल नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है, गंगा जी का जल देखा ऐसा किसी को भी अनुभव नहीं होता। तो इसीलिए यह अनुभव विरुद्ध बात न्यायिक महाराज बोल रहे हैं। ठीक है ना? असत्ख्यातिवाद का हो गया, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास। अब आइए आत्मख्यातिवाद की परीक्षा करें, जो कहता है कि ज्ञान के आकार है वही वस्तु रूप में, भिन्न वस्तु रूप में भासता है। बाह्य कोई पदार्थ है ही नहीं, खाली ज्ञान मात्र है उस पदार्थ का। जैसे स्वप्न में आपको बहुत सारे पदार्थ दिखता है, लेकिन क्या होता है, वहां वस्तुएं होती है, हाथी घोड़ा मकान इंसान होता है क्या? तो लेकिन ज्ञान जो होता है वो ज्ञान को वो साकार ज्ञान मानते हैं। माने प्रत्येक ज्ञान एक दूसरे से अलग होता है ना, तो ज्ञान का अपना एक चेहरा होता है, रूप होता है। नील ज्ञान, पीत ज्ञान, घटक ज्ञान, आकाश का ज्ञान, तो वो ज्ञान एक एक चेहरा लिया हुआ होता है। ज्ञान का अपना एक रूप होता है। जैसे मिट्टी जो है एक आकार विशेष लेने से ही उसका नाम घट होता है कि नहीं, ऐसा ही ज्ञान भी एक चेहरा लेकर के बनता है, तभी वो ज्ञान होता है।
अब इनका ये कहना है कि ये जो ज्ञानगतर जो रूप है उसको हम लोग ज्ञान के रूप न समझ करके वस्तु के रूप में हम भ्रांत हो जाते हैं। एक ज्ञान अलग और उससे भिन्न उसका ज्ञेय, ऐसा हम मानते हैं। असल में हम उनके मत से ये न आप लोग जो बैठे हुए हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खाली एक ज्ञान हो रहा है, ये सब बैठे हैं और मैं बैठा हूं, ये भी माने ज्ञान का ही आकार है। ये भी वस्तु कुछ है ही नहीं बाहर, ज्ञान मात्र है। और ज्ञान बड़ा मौलिक चीज है, किसी भी पदार्थ का फाउंडेशन है। ज्ञान में ही वस्तु भासेगा। तो ज्ञान में वस्तु भास रहा है, वो वस्तु कोई ज्ञान से बाहरी वस्तु नहीं हो सकता, वो ज्ञान का ही एक धर्म विशेष है। तो जब आपने वो सांप देखा, असल में सांप देखा माने सांप को नहीं देखा आपने, आपको एक सर्प विज्ञान हुआ, सर्पानुभूति हुई। विज्ञान माने अनुभूति, और वो अनुभूति का आकार के रूप में वो सांप जो चेहरा है वो अनुभूति का एक आकार विशेष है। लेकिन गलती से आपने क्या समझा, वो ज्ञान का आकार ना समझ करके उसको बाहर के पदार्थ जो पहले से कल्पित थे उस पर आरोप कर दिया। ठीक हो गया? लगभग ये बात समझ करके चलो आगे। विज्ञान बात तो, और बात कैसे करेंगे वो? तो बाद कैसे होगा? तो बाद जब होगा, कहा कि नायम सर्प, ये बात है। देखो यही माने दोनों को यही लेना पड़ेगा, सभी विचारकों को अयम सर्प नायम सर्प, ये दो अनुभव का विश्लेषण करना है। तो विज्ञानवादी कहेगा कि जब हम कहते कि यह सांप नहीं है, तो निषेध किसका हो रहा है? हाँ, यह सर्प नहीं है, यह नहीं करके किसका निषेध कर रहा है? यह नहीं है, सर्प नहीं है कि क्या नहीं है, ये बताना पड़ेगा ना। निषेध किसका? नहीं का अन्वय किसके साथ है? नकार का। नहीं, वो बोल रहे हैं कि ये वस्तु, हाँ, इस वस्तु में जो हमने सांप देखा, सर्प में इदंत्व का निषेध होगा। ध्यान देना, माने सर्प यह नहीं है, सर्प पदार्थ सामने रखी हुई चीज नहीं है। तो क्या है महाराज? बोले सर्प तो हमारे दिमाग में था। सर्प में पूर्ववर्तीता का निषेध, इदंता का निषेध। जब आप कहते कि यह सांप नहीं है, तो असल में आप ये कहना चाहते हैं कि यह पदार्थ तो अलग है, और वो जो सांप है वो तो मेरे दिमागी उपज था, उसको हमने, यह पदार्थ भी तो उनका दिमाग का उपज ही होगा ना। उन्होंने तो बाह्य वस्तु कुछ भी नहीं मानते। मैंने इसमें ऐसा, इसलिए मैंने कहा ना कि वो जो बाह्य वस्तु नहीं मानते, उसमें भी दो भेद है। एक तो जो जिसको व्यवहार में प्रामाणिक समझा जाता है, तो वहां पर यह वस्तु है, इसको व्यवहार में प्रामाणिक मानते हैं। लेकिन वहां पर भी क्या है? रज्जु विज्ञान है। आपको रज्जु विज्ञान में रज्जु को आपने बाहर समझा, उस रज्जु में आपने सर्प को आरोप किया। वो दिमागी सर्प है, लेकिन दिमाग में आपने नहीं समझा, आपने उसको पूर्ववर्ती समझ लिया, बाहरी चीज समझ लिया। तो उसमें बाह्यत्व का निषेध होता है, माने इदंत्व का निषेध होता है। अरे वो तो हमारा ख्याल था, वो सांप जो है मानसिक मनोमय सांप था, मन के बनाया हुआ सांप था, उसको हमने बाहरी वस्तु ऐसा तो नहीं मानते। जब भ्रम मिट जाते हैं, हाँ, ऐसा नहीं मानते ये एक मनोमय सांप था, भ्रम मिट गया, ऐसा तो नहीं मानते। नहीं मानते है ना, कैसे नहीं मानते? अरे हमको जो है, हमने ऐसा देखा, तो वो जो है हमारा एक ख्याल था।
ख्याल में है वो सांप, ज्ञान में है लेकिन बाहर नहीं है। तो मन में सांप भी है, सांप का मन मतलब उनके मन कुछ नहीं होता, खाली ज्ञान ही होता है। तो ज्ञान हाँ, वो मन उनका चित्त भी ज्ञान है, आत्मा भी ज्ञान है, ज्ञ भी ज्ञान, ज्ञान मात्र ही बात है ना, विज्ञप्ति मात्रता। तो उसका सांप का ज्ञान भी है सांप का ज्ञान हुआ अंदर पहले से ही। अंदर, मत अंदर बाहर क्या है? देखो आप अंदर कह रहे हो, मैंने शरीर को सत्य मान करके कह रहे हो ना शरीर को सत्य मान करके आप बोल रहे हो। शरीर का आपको एक ज्ञान है, आपको ऐसा ज्ञान हो रहा है कि शरीर है, दुनिया है, लेकिन उस ज्ञान में ये सारा आकार भास रहा है। तो जो पदार्थ दिख रहा है वो भी ज्ञान ही है। हाँ, पदार्थ जो है ज्ञान का ही रूप विशेष है, कोई बाहरी वस्तु होता ही नहीं है। तो इदम पद से फिर क्या लेंगे? अब तो पदार्थ ही नहीं है। हाँ, इदम पद से इदम ज्ञान को लेना। इदम ज्ञान में जो हाँ। सर्प का आरोप कर रहे थे, हाँ। उसमें अब मिथ्या का हाँ, माने इदम ज्ञान जो है, इदम पदार्थ और ज्ञान ऐसा दो भाग में बंट करके हमारे सामने प्रतीत हो रहा है। अब उसमें जो इदम पदार्थ करके जो प्रतीत हो रहा है, उस जगह पर हमने हमारे सर्प विज्ञान में जो सांप है उसको वहां पर रख दिया। उसका बात करेंगे। उसका बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो सर्प जो है ज्ञान में था, माने सर्पानुभव था, लेकिन बाहर कोई ऐसा कोई सांप, बाहर ऐसा कुछ सांप था नहीं। बात भी सही, बाहर सांप था तो गया कहाँ, है ना? बाहर तो सांप हो नहीं सकता भैया। वो बाहर सांप अब नए जैसे माने कि जंगल में फलाना ढिकाना, वो बड़ा विचित्र ही लगता है। इससे तो ये ज्यादा ठीक लगता है को सांप हमारे अनुभव का ही कोई एक खेल है। ये ज्यादा ठीक नहीं लगता, हमारे अनुभव का ही खेल है। वहां वस्तु में वस्तुगत कोई सांप है ही नहीं, वो हमारा अनुभव का ही कोई खेल था, हमने देखा, जैसे स्वप्न में देखते हैं। ये थोड़ा इदम पदार्थ थोड़ा यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा। इदम हाँ, इदम पदार्थ भी एक ज्ञान ही है। हाँ, इदम पदार्थ भी ज्ञान है, ऐसा है। उनके यहाँ भी ज्ञान के व्यवहारिक और प्रातिभाषिक दो भेद होता है वेदांत के अनुसार ही। तो कुछ भ्रम होता है जो भ्रम व्यवहार काल में सत्य के रूप में हमेशा चलता है, और कुछ भ्रम होता है जो व्यवहार काल में ही बाध हो जाता है। ठीक है? अब जैसे मान लो कि हम लोग पृथ्वी पर बैठे हुए, स्थिर बैठे हुए हैं, ये भ्रम व्यवहार काल में बाधित नहीं होता है, लेकिन रस्सी में पहले सांप देखा, थोड़ी देर में हमको ही उसका बाध हो गया। तो ये दोनों ही भ्रम है, लेकिन दोनों भ्रम में फर्क करना पड़ेगा ना। एक भ्रम जो है वो एक प्रकार से सत्य जैसा बना हुआ है, तो अन्य जो अनुभव है इदम पदार्थ आदि का जो विज्ञान है, उसका तो तत्काल बाध होता नहीं है, विशेष युक्ति जाल से तभी बाध होगा, नहीं तो सत्य मानते हैं। लेकिन सर्प विज्ञान का तो बाध हो जाता ना। तो इसीलिए वहां पर जो है ऐसा माना गया कि, और इससे भी अच्छा एक विचार आया कि असल में बाध किसका होता है, जो सर्प का भी बाध नहीं, सर्प में बहिष्व का आरोप हुआ था। बहिष्व मान बाह्यत्व, उसका बात। हाँ, माने ज्ञान आके उसको बात किया। हाँ, नया ज्ञान जो है, सर्प, जब अयम सर्प हमने कहा था, तो सर्प विज्ञान में जो सांप है, रूप उसका जो रूप है, उसमें बाह्यत्व का आरोप हुआ, तब वो यह सांप मालूम पड़ा, माने एक अलग चीज मालूम पड़ा, उस बाह्यत्व का निषेध कर देते हैं। तो सभी पदार्थ बाह्य भी हैं और अंदर भी है। हाँ, बाह्य है प्रतीयमानता माने प्रतिभास की दृष्टि से, और असल में विचार करने पर सबके सब अंदर हैं ज्ञान में। तो सर्प दो हो गए, एक तो बाह्य सत्ता विशिष्ट सर्प हो गया, एक अंतः सत्ता विशिष्ट सर्प हो गया। हाँ, माने बाह्य सत्ता विशिष्ट सर्प मतलब ये हुआ,
बाह्य, उस बाह्यत्व का जो सच्चा सर्प है, उस बाह्यत्व का बाध आपको व्यवहार काल में नहीं होता है इसलिए। लेकिन जब आप विज्ञानवाद के अनुसार विचार करेंगे तो पता लगेगा कि वो भी असल में बाहर नहीं है, वो भी आपका ज्ञान का ही एक आकार है। अच्छा, ये लोग निषेध जब ज्ञान होता है तब इदंता का निषेध मानते हैं। बस ये देखना कि माने अधिष्ठान कौन है, आरोप्य कौन है, इसको पकड़ करके चलने से क्लियर हो जाएगा निषेध किसका हो रहा है। तो आरोप किसका हुआ? सांप का आरोप नहीं हुआ। सांप तो सही है, अधिष्ठान है, सांप में इदंत्व का आरोप हुआ। अब चीज बदल दिया उन्होंने, अधिष्ठान और आरोप्य की स्थिति को हम लोग जैसे समझते हैं कि इदम में सांप आरोपित हुआ, लेकिन वो कह रहे सांप में इदम का आरोप हुआ। वो तो हमारे मत में दोनों है, अनन्यास्मिन अन्योन्यात्मक है, तो इदम में सांप का भी है और सांप में इदम का भी है। तो लेकिन नहीं, उसमें होते हुए भी एक आपका मिथ्या पदार्थ है ना, एक सत्य पदार्थ है ना। अन्योन्याध्यस्थ होने पर भी स्वरूपतः आरोपित पदार्थ एक ही है, माने जिसका स्वरूप भी अध्यस्त है। सत्यानृत्य मिथुनीकृत, उस दृष्टि से विचार हो रहा है ना। आरोप तो दोनों का होता है, लेकिन दोनों का होने पर भी यह पदार्थ बाद में आपका बाधित नहीं मिलता है ना, तो उसका खाली संसर्गवाद बोलते हैं ना, तो उस पर आएंगे। तो एक तो आत्मख्यातिवादी जो कह रहा है वो बात भी सही नहीं जचता। ज्ञान का आकार ही अगर वस्तु है तो ज्ञान तो किसी को भी इंद्रिय ग्राह्य होता नहीं। सांप जो है, हमारा अनुभव में क्या रहा है, सांप जो है दिखा है ना, सांप दिखा, अयम सर्प कहने से अगर ये सांप हमारे विज्ञान में होता तो वो ऐसे कैसे दिखता आंखों से। और जब निषेध करते हैं तब भी ऐसा निषेध नहीं होता है कि वो सांप वहां नहीं है, हमारे दिमाग में है, ऐसा नहीं होता है किसी को। वो तो थोड़ा जबरदस्ती मालूम पड़ रहा है। निषेध जो है इस पदार्थ में, अरे यह तो रस्सी है, यह सांप नहीं है, तो इदम पदार्थ में सर्प का निषेध होता है। तो इसीलिए वो बात भी जो है विज्ञानवादी की बात भी अनुभव के साथ, ये जो दो अनुभव बगल बगल में रखा, अयम सर्प नायम सर्प, इसमें मेल नहीं खा रहा है। अख्यातिवादी जो हैं वो भी देखो, अच्छा विज्ञानवादी के मत में भी सांप सत्य हो गया, न्यायिक के मत में भी, ये सब सत्ख्यातिवादी हैं, मेरा ऐसा लगता है मुझे। और जो अख्यातिवादी हैं जो मानते दो ज्ञान है, इदम पदार्थ का ज्ञान अलग और सर्प का जो स्मृति वो स्मृति ज्ञान है। दो ज्ञान को दो नहीं समझा गया, इसलिए हाँ एक नहीं समझा, एक समझने कहने से भ्रम मानना पड़ेगा ना। एक नहीं समझा, दो है ऐसा नहीं समझा, बस नहीं समझ रहे हमारा। देखो, किसी चीज को न समझना और उल्टा समझना दोनों में बड़ा अंतर है ना। कनेक्शन है दोनों में, लेकिन किसी चीज को आपने देखा आधा नहीं देखा, तो ज्यादा से ज्यादा कहा जाएगा कि आपको जो है उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। लेकिन आपने उसको कुछ और समझ लिया तो खाली अज्ञान है इतना नहीं है, आपने ऊपर से भ्रमक ज्ञान भी पाल लिया। तो वो भ्रमक ज्ञान तो मानते नहीं है अख्यातिवादी। तो दो को एक समझ लेंगे तो समझ लेंगे माने भ्रम हो गया, दो को एक, दो तो दो है, एक समझ लिया माने, अगर समझ लिया कहोगे तो भ्रमक ज्ञान स्वीकार हो गया। इसलिए उनकी भाषा रप्त करनी पड़ेगी। वो कहेगा दो ज्ञान है, इसका विवेक का ग्रहण हुआ, विवेकाग्रह। दो ज्ञान दो रूप में नहीं समझ में आया हमको। एक समझा कि नहीं समझा, बोले नहीं ये नहीं बताता हूं, एक समझा ये नहीं बताऊंगा, दो है ये नहीं समझ में आया।
उसके कारण जो है वो उससे भय कंप आदि हमको होने लगा। तो वहां पे भी सांप को सच मान रहे हैं? तो माने स्मृति के विषय के रूप में तो स्मृति है ना, तो स्मृति ज्ञान तो पहले का जो सांप आपने देखा वो झूठ थोड़ा ही है। मतलब उन्होंने बढ़िया रास्ता निकाल लिया जो भागने के लिए बढ़िया रास्ता निकाल लिया। नहीं, भागने का नहीं, उनके समस्या क्या है, वो बड़े गंभीर विचारक है कि ज्ञान में माने कोई पदार्थ है नहीं है, ज्ञान से बाहर जाकर के उसको जांचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं। वस्तु के बारे में कुछ भी आपको बोलना होगा तो ज्ञान से ही बोलोगे, उसका जो ज्ञान आपको होगा। बिना ज्ञान के किसी भी ज्ञेय के बारे में आप कैसे परिचय प्राप्त करोगे? सभी ज्ञेय पदार्थ आखिर ज्ञान में भासता है ना, तभी तो विज्ञानवादी भी इतना जोर से बोल दिया ना कि ज्ञानी है। समझ रहे कि नहीं? तो वस्तु है नहीं है, ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी बताओगे तो जो अनुभव में आएगा उसी के अनुसार ही बोलना पड़ेगा। तो जब बात करेंगे फिर उस टाइम क्या कैसे बताएंगे? वो भी अज्ञान है। माने ज्ञान के आधार पर ही आपको बताना पड़ेगा, ज्ञान के बाहर जाकर के आपको कोई कसौटी मिलेगा ही नहीं। नहीं, यहाँ पे जैसे ये लोग बताए दोनों का भेद समझ में नहीं आया। हाँ, तो दोनों का भेद समझ में आ गया, यही बताएंगे। अरे यह ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव था इदम पदार्थ का, और वो सर्प स्मृति था। इन दोनों का विवेक नहीं हो पाया, दोनों को अलग अलग हम नहीं समझ पाए थे, यही ना बताएंगे, और क्या बताएंगे। तो उनका कहना है कि विवेक का अग्रहण होता है। तो इसको भी मैं सत्ख्यातिवादी ही समझता हूं, यद्यपि ये भ्रम ही नहीं मानते। तो उनका मुख्य यह है कि भ्रम होगा कैसे। भ्रम, किसी ज्ञान को भ्रमक ज्ञान आप कैसे बोल सकते हो? ज्ञान क्या करता है? कुछ वस्तु को दिखाता है। तो ज्ञान भ्रम हुआ कब? किस ज्ञान को भ्रम मानते हो? भ्रमक ज्ञान की परिभाषा दीजिए, किसको आप भ्रम कहेंगे? तो आपको कहना पड़ेगा तस्मिन् तद् बुद्धि, जो पदार्थ जो नहीं है उसमें उस बुद्धि का होना, यही बोलोगे ना। तो आप बता रहे हैं कि उसका ज्ञान, जैसे सर्प ज्ञान, सर्प ज्ञान हुआ किसमें? रस्सी में, रस्सी के विषय में। तो सर्प ज्ञान का विषय रस्सी किधर से हुआ? किसी भी ज्ञान का और ज्ञेय का, प्रत्येक ज्ञान का ज्ञेय होता है, ठीक है ना। ज्ञान जो है, अगर तुम्हारे स्वरूपभूत आत्मा की बात छोड़ दो, निर्विषय ज्ञान, लेकिन सारे जो वृत्ति ज्ञान हैं, ज्ञान किसी न किसी विषय को लेकर के होता है। तो ज्ञान का जो विषय है, ऐसे तुमको असंख्य ज्ञान हो रहा है, तो कौन ज्ञान का क्या विषय है, ये कैसे मानोगे? ज्ञान हुआ तुमको घट का और दिखा पट, ऐसा होगा? तो जो दिखेगा वही ज्ञान का विषय है। ज्ञान में जो भासेगा पदार्थ, वही ज्ञान का ज्ञेय मानना पड़ेगा, वही ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा। अगर सर्प दिखा तो सर्प विषयक ही ज्ञान है, रस्सी दिखा तो रस्सी विषय की ज्ञान है। तो ज्ञान जो होता है वो भ्रांत कैसे होगा, वो हमको समझाइए। इनका ये मुख्य पक्ष है। ज्ञान भ्रम हुआ मतलब ये मानना पड़ेगा ज्ञान ने दिखाया जो चीज, वो चीज जो है उस ज्ञान का प्रकाश ही नहीं हुआ। ये क्या मतलब है इसका, इस वाक्य का? तो इसीलिए तो फिर भ्रमक ज्ञान क्या होता है? उनके यहाँ भ्रमक ज्ञान होता ही नहीं है। दो अलग
दो अलग ज्ञान का, विवेक का ग्रहण होता है ना। आप कहो कि ज्ञान तो इस विषय का हुआ लेकिन दिखाई पड़ा सांप, अरे ये क्या मतलब है? दिखाई पड़ा वही उसका विषय है, जो दिखता है वही उसका विषय है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्ञान भ्रम हो ही नहीं सकता। और किसी तरह अगर ज्ञान को भ्रम मान लिया जाए तब तो सारे ज्ञान में ही अनाश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। क्योंकि हमारा तो सारा व्यवहार ही महाराज ज्ञान के ऊपर विश्वास करके ही हम सब प्रवृत्ति करते हैं। तो इसलिए इनका कहना है कि कोई भी ज्ञान भ्रम हो ही नहीं सकता। तो वहाँ फिर भ्रम व्यवहार क्यों होता? हमको क्यों लगता है कि हम धोखा खाए ज्ञान से? बोले नहीं, वहाँ असल में क्या हुआ, दो ज्ञान था। जब सत्य सर्प देखते हो तो वहाँ पर अयम सर्प जो ज्ञान होता है वहाँ एक ज्ञान होता है। अयम पदार्थ और सर्प पदार्थ दोनों को एक ही ज्ञान में विषय करते हैं, ठीक है। सत्य सर्प जहाँ होता है और मिथ्या जिसको आप बोलते हो वहाँ पर अयम पदार्थ विषयक ज्ञान तो प्रत्यक्ष हुआ और सर्प पदार्थ विषयक ज्ञान वो स्मृति रूप था। तो सर्प जो है असल में हमारे स्मृति का विषय है और ये प्रत्यक्ष का विषय है, लेकिन दोनों का विवेक ग्रहण नहीं हुआ। तो इस मत में सबसे बड़ा गड़बड़ यही है कि जब व्यक्ति से पूछा जाए बाधक ज्ञान से तो बार बार वो अंगुली निर्देश करके बोलेगा कि नहीं, इसी को मैंने सांप समझा था और अब मुझे समझ में आया कि यह सांप माने उस वस्तु के विषय में उसको भ्रम था। वो व्यक्ति बोलेगा, उसका अनुभव बोलेगा। माने अयम सर्प जो है दो ज्ञान नहीं है, एक विशिष्ट ज्ञान है, तभी उसको भ्रम माना जाता है। अयम सर्प जब हम बोलते हैं तो इसी पदार्थ को अंगुली निर्देश करके बोलते कि ये सांप है, इसी को हम सांप समझ रहे हैं। तो ऐसे अयम और सांप का तादात्म्य, दो अलग अलग विषय में अभेद भ्रम हो रहा है, उल्टा समझ हो रहा है। वो खाली कुछ देखा नहीं, कुछ कम देखा, ऐसा नहीं है, वो उल्टा ज्ञान हुआ वहां पर। ये जो है यहाँ इनकी कमी पकड़ में आती है, समझे ना। और जब बाधक भी होता है तब भी हम कहते कि अरे ये सांप नहीं है, तब भी ऐसा नहीं कहते अरे वो सांप तो हमारा स्मृति का विषय है और ये तो अनुभव का विषय, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी अनुभव विरुद्ध बात लोक में जो है, हम लोग भ्रामक ज्ञान को स्वीकार करते ही हैं और होता ही है। सबको लगता है कि ज्ञान में हम धोखा खा गए, समझने में धोखा खा गए। तो इसीलिए ऐसा अनुचित माने क्या बोलते हैं कि लोक विरुद्ध हैं, प्रमाण विरुद्ध है। और शून्यवादी की जो बात है कि वो असद वस्तु दिख गया, तो असत का कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। जो बंधापुत्र आदि है वो एक विकल्प वृत्ति का विषय बनता है कि वो तीन काल में नहीं है असत। लेकिन बंधापुत्र, गगन कुसुम इत्यादि का अपरोक्ष अवभास नहीं हो सकता। तो अवभासित जो वस्तु है, कोई चीज दिखा, वो दिखने वाला और जो कभी नहीं दिखता है, जिसको हम असत कैटेगरी में डालते श्रेणी में, तो वो तो कभी नहीं दिखता। तो उस कैटेगरी में उस पदार्थ को हम कैसे डालें, सांप को, ठीक है ना। तो इसीलिए वो जो सांप दिखाई पड़ रहा है वो असत नहीं हो सकता, क्योंकि असत चेत न प्रतीयेत। असत होता तो प्रत्यक्ष अनुभव जो ये दिख रहा है महाराज, ऐसा नहीं होता। असत का ऐसा इस प्रकार का अपरोक्ष नहीं होता है कभी। और सत अगर सत्य पदार्थ होता तो बाध नहीं होता कि यह सांप नहीं है।
वो इसमें सर्प स्वरूप का बाध जो हम करते हैं तो सतचेत न बाध्येत, ये मुख्य जो है वेदांती का दो ही जो है ऐसा खंभा है जिसके कारण वो उस सांप को सदसद विलक्षण सिद्ध करने में वो मानते हैं। इसीलिए कि सत होता तो न बाध्येत, सच्चेत न बाध्येत, और असच्चेत न प्रतीयेत, और प्रतीति भी होती है और फिर बाधित भी होता है। इसीलिए न सत है न असत है, ये कोई जो दिखा ये एक अनिर्वचनीय ही तत्व है। इसीलिए एक वेदांतीय का इसीलिए जो है एक तृतीय एक कैटेगरी उनको बनानी पड़ी, सत असत और मिथ्या। उसको मिथ्या या अनिर्वचनीय बोलते हैं, है ना। जो शून्यवाद जो बता रहे वो असतवादी है, असतवाद है, उनका खंडन हो जाएगा क्योंकि असत की प्रतीति, अपरोक्ष प्रतीति, असत का अपरोक्ष अनुभव कैसे कर लोगे तुम? जो है नहीं उसको अपरोक्ष अनुभव में आ गया, है ना। हाँ, मतलब उन्होंने उनका सिद्धांत दिया है संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, वो तो है ही है। अभी तो सांप में खाली समझो, वो तो सब शून्य है, उसके ऊपर अभी नहीं जा रहे। सांप देखा जा रहा है, हाँ, वो तो है ही नहीं, वो है नहीं, अत्यंत असत पदार्थ है। अत्यंत असत। और फिर उन्होंने ज्ञान कर लिया अच्छा ये रस्सी है, वो भी तो नहीं है ना, वो भी नहीं है, वो तो अलग बात है वो तो अलग बात है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो माने उस अध्यस्त सर्प के बारे में 3 मत आया। अधिकतर लोग मानते हो सत्य सद वस्तु ही किसी न किसी रूप में यहां दिख गया, है ना। चाहे वो ज्ञान में सत्य है वहां दिख गया, जंगल में सत्य है वहां दिख गया, या स्मृति में सत्य है वहां दिख गया। ये सब सत ख्यातिवादी। और एक है असत ख्यातिवादी जो शून्यवादी है। उन्होंने कहा कि अत्यंत असत पदार्थ का अनुभव हो गया। और वेदांती जो है उससे इतर है। उनका ये कहना है कि भाई ये जो दिखाई पड़ा सांप वो सत्य पदार्थ नहीं है क्योंकि बाधित हो रहा है, और असत पदार्थ नहीं है क्योंकि उसकी प्रतीति अपरोक्ष रूप से हो गई थी। इसीलिए उस सांप को क्या मानना है? सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय। सत्य अन्यथा ख्याति और आत्मख्याति और अख्याति, ये तीनों सत्य। हाँ, सत्य। और भी सब छोटे छोटे बहुत सारे मत है, वो भी किसी न किसी रूप में सत्ख्यातिवादी ही है। और असत्ख्यातिवाद में क्या बोलते हैं? शून्यवाद है। उनके साथ और कोई है ना, और कोई नहीं है। अब इसका जो है इन्होंने तीनों के मत तो उठा करके निचोड़ क्या निकाला? सर्वथापितु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। भले ही अधिष्ठान के स्वरूप के विषय में और आरोप्य के स्वरूप के विषय में मतांतर हो, लेकिन किसी भी प्रकार से देख लीजिए, जो मैंने लक्षण बनाया था कि एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के रूप में भासता है, ये तो सबको मानना पड़ता है ना। तो ये जो अभी जो ये निगमन कर रहे हैं ना, वो ऊपर में स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा अवभास में देखो, परत्र अवभास हमने बताया था ना मुख्य लक्षण। तो परत्र में और अवभास में परावभास, तो वही आ गया अन्यस्य माने अन्य पदार्थ का। यहाँ षष्ठी विभक्ति से प्रयोग कर रहे, अन्य धर्म अवभासतम। अन्य पदार्थ में जो उसका धर्म नहीं है, अन्य का धर्म है। जैसे अन्य पदार्थ हो, अन्य से माने जो रज्जु है ना, रज्जुना, तो उसका जो है वो कोई अन्य धर्म माने सर्प, जो कि दूसरे मिथ्या ही एक चीज है ना, अन्य धर्म, इसका धर्म तो नहीं है ना, उसका इसमें अवभास होना।
तो ये जो है मुख्य लक्षण आ गया, अन्य की अन्य धर्मावभासता, अन्य पदार्थ अन्य रूप में प्रतीत हो। ये आगे चल करके जब और एकदम वो कहेंगे कि अतस्मिन तद्बुद्धि, जो इसको क्या है? हाँ माने ये तो सब में समान है। अच्छा, न व्यभिचरित माने ये जो अन्य पदार्थ अन्य रूप में जो भासना है, ये सब के मत में ये चीज दिखाई पड़ेगा, है ना। और ये लोकानुभव से भी सिद्ध है, तथा च लोक अनुभव, लोक में भी ऐसा अनुभव होता है। शुक्ति का ही रजत वद अवभासते, ये जो शुक्ति बाद के बाद ही ये बात कह रहा है, अरे देखो ये जो शुक्ति है ये चांदी जैसा दिखता है, चांदी जैसा, तो जैसा कहने रजतवत, चांदी जैसा है। हाँ माने उसको बाद होने के बाद ही ये कह सकता है ना, ये शुक्ति क्या ही है? चंद्र जैसा। रजत 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 माने रूपो। मैं दूसरा पंक्ति। हाँ तो शुक्ति का जो है रजत जैसा, रजतवद माने रजत इव अवभासते, है ना। तो उसमें जो है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को लेकर के भास रहा है, ये लोग भी बोलते हैं दूसरे पदार्थ जैसा भासता है। और एकश चंद्र सद्वितीयवत, चंद्र तो देखो एक है, लेकिन हमको लग रहा है कि अब ये इसका दूसरा भी कोई निकल आया। कुछ दिन हमको भी लगा था जब चश्मा नहीं लगाए थे ना, माने चश्मा वो आया, अब दिखता है कि एक वस्तु के बगल में वो दूसरा वस्तु भी उधर थोड़ा 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 दिखता है। हाँ हाँ माने कुछ आंख में गड़बड़ होने से, क्यों तुम कभी ऐसा अंगुली करके नहीं देखा? हाँ तो वो क्या क्या है? वो तो हम कर रहे थे, अरे कर रहे थे माने वो तो एक वस्तु तो एक है, लेकिन उसका जैसे दूसरा निकल आया सद्वितीयवद। तो ऐसे ही एक चंद्र दूसरा सहित द्वितीय न सह सद्वितीयवद, ऐसा लगता है। तो ये जो दूसरा क्यों उदाहरण दिया, तो ये शंका का निवारण कर रहे कि एक आत्मा, शुक्ति तो रजत जैसा दिख रहा है, लेकिन एक आत्मा ये अनेक आत्मा कैसे दिख रहा है? तो एक पदार्थ में बहुत्व की भ्रांति हो सकती है, वो इस उदाहरण से बता रहे। इतने जो अनंत जीव रूप में प्रतिभास हो रहा है, जैसे एक चंद्र या माने एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ये सारा जगत नाना रूप में नाम रूप में दिख रहा है। तो ये इस उदाहरण से उसको बता रहे। तो निचोड़ क्या निकला कि अधिष्ठान, वेदांती के मत में अधिष्ठान कोई सत्य पदार्थ हैं, और उसमें जो भासता है वो सत्य अनृत पदार्थ है, मिथ्या पदार्थ। मिथ्या माने अनिर्वचनीय वस्तु है। उस अनिर्वचनीय पदार्थ वहाँ पर दिखता है, और दिखता है अज्ञान के कारण। बाद वाले जो और दार्शनिक हुए वो विश्लेषण करके बताए, वो अज्ञान ही परिणमित हो करके दोनों रजत ज्ञान और रजत पदार्थ के रूप में भासता है। परिभाषा में ये सब आप लोगों ने सुना। अच्छा, विज्ञान क्या बताते हैं? विज्ञान जैसे एक एनर्जी मानते हैं, तो एनर्जी में जो नाना रूप आकार प्रकाशक है, ये विज्ञान कैसे इसका व्याख्यान करता है? अब तो उसको भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, भ्रम है। नया क्या आया? वही जो क्वांटम वांटम वाला जो है, जो हम देख रहे, इतना ठोस देख रहे वस्तुओं को, तो पहले से ही निर्णय हो गया, ये दीवार ठोसनी है। हाँ तो ये क्या दिख रहा है? हाँ तो उसका ये तो पुराना हो गया, अभी नया क्या? नया विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। दृष्टांत तो हो गया, लेकिन दार्ष्टान्त में घटाया नहीं हम लोगों ने। देखो दार्ष्टान्त में घटाने में हम लोग आलसी करते हैं, कल बताएंगे। यानी यहाँ अनिर्वचनीय क्या है। दो
पैरा हुआ, अभी 2 पन्ना में 2 पैरा हुआ, 2 पैरा में इतना घमासान इतने का हम करेंगे तब जा करके होगा वो। ये होता नहीं तो सो हम समझ इतना देर बाद आ रहे हैं क्यों? आज खत्म हो गया। कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? नकली प्रभु